जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं अपने नए सेशन को आगे बढ़ाते हुए। तो जैसा कि आप लोग को हम बताए थे कि मेरा चैनल जो है वह बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहा है और आज यह बड़ी हर्षोल्लास की बात है कि आज हम लोग ने जो है कि इस चैनल को मोनेटाइज करने के लिए भेज दिया यूट्यूब को और 2 स्टेप जो है कि कर दिया है और तीसरा स्टेप जो होता है वह आपका पिनअप वगैरह आएगा, जो कि हमको भी उतना आइडिया नहीं है। हम लोग भी पहली बार यूट्यूब पे कर रहे हैं, तो सिर्फ आप लोग का जो प्यार मिल रहा है इसी के बदौलत जो है कि हम लोग इतना कर पा रहे हैं। और आज दूसरा सबसे बड़ा बात यह है कि आज हमारे चैनल पर लगभग 225 घंटे का वॉच टाइम आया है। कल 180 घंटा लमसम था, परसों भी 180 घंटा था और आज जो आया है वह 220 घंटा भी क्रॉस कर चुका है। तो इसका मतलब है कि जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं और जिस प्रकार से हम भी साथ में मेहनत कर रहे हैं, परिवार की भांति जो कार्य कर रहे हैं, यह एक दिन आगे चलकर आपको एक रिजल्ट के रूप में तब्दील करके दिखाएगा और तभी जो है कि आप एक समाज का नाम रोशन कर पाइएगा और अपने माता पिताजी का नाम जो है रोशन कर पाइएगा। और इसके लिए आप एक बार जी जान लगा दीजिए। आपको एक बार जिंदगी मिला है और आपको एक बार जन्म हुआ है, तो समझ लीजिए कि आपको उस तरह करके दिखाना है जिससे कि समाज पूरे जिंदगी भर नाम ले कि उनका बेटा जो है कि सरकारी जॉब में है और आपके माता पिताजी का नाम जो है कि ऐसे ही रोशन हो जाएगा। और जब जिस दिन आप सरकारी जॉब लीजिएगा तो उस दिन आपके माता पिताजी को इतना खुशी मिलेगा कि समझ लीजिए कि उनका आयु जो है वो सामान्य आयु से लगभग 10 वर्ष ज्यादा जिएंगे। तो आप अपने माता पिताजी के लिए इतना सा तो जरूर कर सकते हैं कि एक बार आप दिल लगा के साल भर मेहनत कर लीजिए। आपका जो है कि इतना कुछ होने वाला है, समाज में इतना नाम रोशन होने वाला है। और जो आपका रिलेटिव में रहते हैं तो अभी आपसे बात करने से कतराते होंगे कि जो है कि बेरोजगार है, क्या होगा नहीं होगा। तो जब जिस दिन आपका रिजल्ट सुनेगा तो वही आदमी आपको कॉल करेंगे कि जो है कि क्या हुआ नहीं हुआ, कैसे हुआ, आपके अंदर जो है कि तुरंत जो है वो दोस्ती बनाना शुरू कर देंगे। तो आप लोग जो है कि अपने अभी आपको कोई भी निगेटिव कर रहा होगा आपके आसपास का आदमी, तो आपको उस निगेटिविटी में नहीं आना है। आप पॉजिटिव होकर प्लीज जो है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए और इस पे मैथ रीजनिंग भी देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, डेली बोल रहे हैं, लेकिन एक दिन वो भी लाएंगे। अभी जो जीके जीएस का जो भी चीज ला रहे हैं, अभी आपके लिए हम एनसीईआरटी बुक मंगाए हैं, उसको भी हम धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। फिर ये लूसेंट का सीरीज लाएंगे, फिर उसके बाद घटना चक्र लाएंगे। तो इस तरह से धीरे चलते चलते आपका तैयारी एक दिन बहुत जबरदस्त होगा और आपका रिजल्ट होने के सिवाय दूसरा ऑप्शन कुछ बचेगा ही नहीं। तो चलिए आज का हम शुरुआत करते हैं पहले करंट अफेयर्स और साइंस से। तो करंट अफेयर्स में आप आज का पहला सवाल आप लोग बताइएगा कि वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव जो है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो महासचिव है, जिसे हम लोग यूएनओ कहते हैं, क्या कहते हैं? यूएनओ अर्थात यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो होता है यह एक प्रकार का अंतरराष्ट्रीय संगठन है। जैसे मान लीजिए अपना देश भारत है, अगर भारत के अंदर में किसी प्रकार का घटना घटित होता है तो हाईएस्ट हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इंडिया के अंदर में। लेकिन वही अगर कोई देश का मैटर हो जाए, जैसे भारत और पाकिस्तान का बीच का मैटर है, तो वह उसे यूएनओ सुलझाएगा। कौन सुलझाएगा? यूएनओ। यानी 2 राज्य के बीच होता है तो सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट जा सकते हैं इंडिया के अंदर। लेकिन अगर भारत पाकिस्तान का विवाद हो जाए, भारत बांग्लादेश का विवाद हो जाए, या भारत नेपाल का बीच, अभी देखे होंगे आप लोग काला पानी विवाद भारत और नेपाल के बीच देखने के लिए मिला, या तीस्ता जल विवाद या कावेरी जल विवाद जो मिलता है आपको, जो है कि भारत पाकिस्तान भारत बांग्लादेश के बीच मिलता है। तो इसका मतलब इसका जो विवाद जो है, या फिर आपका पीओके मामला देखने के लिए मिल रहा होगा भारत और पाकिस्तान के बीच, तो ये यूएनओ में मामला है। कहां में मामला है? यूएनओ में। इसका मतलब यूएनओ जो है इसकी स्थापना जो किया गया है द्वैत विश्व युद्ध के बाद किया गया है कि द्वैत विश्व युद्ध और पहला विश्व युद्ध जो हुआ था उसके बाद कोई ऐसी तीसरी विश्व युद्ध नहीं हो, उस पर ब्रेक करने के लिए सन 24 अक्टूबर 1945, तो याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना होता है। और यूएनओ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। कहां में है? न्यूयॉर्क। अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में यूएनओ का मुख्यालय है। और प्रतिवर्ष जो यूएनओ दिवस मनाते हैं 24 अक्टूबर को। किस अक्टूबर को? क्योंकि यूएनओ का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, इसीलिए 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाते हैं। और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो एंटोनियो गुटेरेस है, 90 नंबर के। कितने नंबर के? 90 नंबर। आपको हम बार बार रिकॉल करवाते हैं कि जितना भी विश्व में बड़े बड़े पद हैं सबका आप क्रम याद रखिए कि वो कितने नंबर के हैं। जैसे अभी नरेंद्र मोदी 15वां नंबर का प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति भी 15वां नंबर का है, उपराष्ट्रपति 14वां नंबर का है। तो इसी प्रकार से यूएनओ के जो महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है, जिसका संबंध पुर्तगाल से है। कहां से है? पुर्तगाल के हैं। और जो है कि वह 90 नंबर के बने हुए हैं। उसी तरह से अगर पूछे यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे, तो त्रिगवेली थे। कौन थे? त्रिगवेली। कौन थे? त्रिगवेली। और इसका संबंध नॉर्वे से था। कहां से था? और
नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां सबसे अधिक अम्ल वर्षा होती है, जहां सबसे अधिक अम्ल वर्षा, जो कि SO2 और NO2 के कारण होता है। SO2 और NO2 के अधिकता से जो कि अम्ल वर्षा होता है, इसे एसिड रेन कहते हैं। और विश्व का सबसे पहला देश स्वीडन बना था, विश्व का सबसे पहला देश स्वीडन बना था, जहां सबसे पहली अम्ल वर्षा हुआ था। लेकिन सबसे अधिक पूछेगा अम्ल वर्षा कहां, तो नॉर्वे में। कहां? इसीलिए वहां के सरकार के द्वारा विश्व में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक बस को चलाया जाता है। इलेक्ट्रिक बस में किसी प्रकार का गैस और धुआं नहीं निकलता। इसीलिए पूछेगा कि सबसे पहले जो अम्ल वर्षा स्वीडन, लेकिन सबसे अधिक होती कहां है अम्ल वर्षा? नॉर्वे में। कहां होती है? और इसीलिए सबसे अधिक इलेक्ट्रिक बस भी कहां चल रहा है? नॉर्वे में। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। और याद रखिएगा कि पूरे विश्व में जो शांति का जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है इसी ओस्लो से। कहां से? ओस्लो से। ओस्लो जो नॉर्वे की राजधानी है। और याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्र में, कितना क्षेत्र में? 6 क्षेत्र में। और इस बार जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वह नरगिस मोहम्मदी को, नरगिस मोहम्मदी, जिसका संबंध ईरान से है। कहां से है? वहीं अगर आपसे पूछे कि यूएनओ के, वहीं अगर आपसे पूछे कि यूएनओ के वर्तमान में जो कि आपका उप महासचिव है वह है अमीना मोहम्मद। कौन है? अमीना मोहम्मद। कौन है? अमीना मोहम्मद। और याद रखिएगा कि यूएनओ के वर्तमान समय में जो उसके महासभा होते हैं, वो महासभा के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में वो है डेनिस फ्रांसिस। कौन है? डेनिस फ्रांसिस। याद रखिएगा, 2 चीज याद रखिएगा। यूएनओ के महासचिव पूछे तो एंटोनियो गुटेरेस, और यूएनओ के अंदर में एक संगठन है महासभा, जिसे जनरल असेंबली कहते हैं। तो महासभा के जो अध्यक्ष है वो है डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस 78 नंबर के, कितने नंबर के? 78, यानी महासचिव नंबर। और उसका जो कि आपका महासभा का जो अध्यक्ष बनाया वो 78 नंबर के डेनिस फ्रांसिस। डेनिस फ्रांसिस याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। और याद रखिएगा यूएनओ के कुल 6 अंग हैं। कितना अंग है? 6 अंग। यूएनओ के कुल कितना अंग है? 6 अंग। और 6 अंग में से एकमात्र अंग आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, जो कि अमेरिका के बाहर है, जो कि अमेरिका के बाहर। देखिएगा, यूएनओ का सबसे अधिक जो संगठन है अमेरिका के अंदर में ही है, यानी एकमात्र ऐसा संगठन आपका यूएनओ का संगठन है आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जो कि आपका द हेग जो है वह नीदरलैंड में है। कहां में है? नीदरलैंड में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अमेरिका के बाहर एकमात्र अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो बोलिएगा कि आपका कौन सा है? द हेग में जो स्थित है आपका अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का स्थापना 1946 में। 1946 में कब हुआ था? 1946 में। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में विश्व बैंक के जो अध्यक्ष है वो कौन है? वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा। कौन है? अजय बंगा। और याद रखिएगा कि वर्तमान में जो विश्व बैंक के जो अध्यक्ष हैं, वर्तमान में जो विश्व बैंक के अध्यक्ष हैं अजय बंगा, वो 14वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 14वें नंबर के हैं। याद रखिएगा। और विश्व बैंक जो है इसका स्थापना 1944 में हुआ था। विश्व बैंक का स्थापना 1944 में। आप लोग को बता दें कि पूरे विश्व में सबसे बड़ी बैंक है विश्व बैंक। उसी तरह से भारत में सबसे बड़ी बैंक है आरबीआई। तो उसी प्रकार से हम देखते हैं कि विश्व के विभिन्न प्रकार के देशों को जो लोन देने का काम करती है तो वो करती है विश्व बैंक। विश्व बैंक जो है कि किसी भी देश को दीर्घकालिक लोन देती है, यानी कि लंबे समय के लिए देती है और बहुत अधिक मात्रा में देती है। तो विश्व बैंक का स्थापना एक समझौता हुआ था 1944 में, ब्रेटन वुड्स समझौता। तो ब्रेटन वुड्स समझौता जो 1944 में हुआ था, उसके तहत 2 अंतरराष्ट्रीय संस्था का गठन किया गया था। एक विश्व बैंक का स्थापना किया गया था और एक आईएमएफ का स्थापना, एक आईएमएफ और एक विश्व बैंक। ये दोनों संस्था का स्थापना ब्रेटन वुड्स के तहत किया गया था। इसीलिए इस दोनों संस्था को जुड़वा संस्था कहते हैं। कौन सा संस्था? जुड़वा। जैसे आप लोग को पता होगा कि भारत के अंदर में हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर कहा जाता है, उसी तरह से जुड़वा जो संस्था कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे वो आईएमएफ और विश्व बैंक। क्योंकि दोनों का जो जन्म हुआ था, अर्थात दोनों का जो स्थापना हुआ था वह ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत। किस समझौता के तहत? जो कि 1944 में हुआ था। जो कि कब हुआ था? 1944 में। और याद रखिएगा कि 1944 में ब्रेटन वुड्स समझौता के तहत जो 1944 में स्थापना हुआ था वो सबसे पहले विश्व बैंक का स्थापना। किसका स्थापना? विश्व बैंक का। और इसके जस्ट 1 साल के बाद 1945 में आईएमएफ। 1945 में आईएमएफ। और याद रखिएगा विश्व बैंक एक रिपोर्ट जारी करती है जो एग्जाम में बहुत फेमस है। इधर आईएमएफ भी एक रिपोर्ट जारी करती है जो बहुत फेमस है। तो याद रखिएगा विश्व बैंक जो जारी करती है वह जारी करती है आपका जो है कि विश्व विकास रिपोर्ट। विश्व विकास रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करती है, यानी विश्व लगा रहेगा तो विश्व बैंक मार देंगे। और जो आपका आईएमएफ होता है, आईएमएफ जारी करता है आपका विश्व आउटलुक रिपोर्ट। विश्व आउटलुक रिपोर्ट जारी करती है आईएमएफ, और विश्व विकास रिपोर्ट जारी करती है विश्व बैंक। कौन जारी करती है? विश्व बैंक।
वहीं एक और संस्था है यूएनडीपी। यूएनडीपी का नाम सुने होंगे। यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है यह मानव विकास रिपोर्ट जारी करती है। क्या जारी करती है? मानव विकास रिपोर्ट। और यूएनडीपी का स्थापना 1965 में हुआ था। 1965 में यूएनडीपी का स्थापना हुआ है और यूएनडीपी का भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूएनडीपी का मुख्यालय भी न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा। और वर्तमान में उसके अध्यक्ष है अचिम स्टेनर। अचिम स्टेनर है, याद रखिएगा, अचिम स्टेनर है यूएनडीपी के अध्यक्ष। और यूएनडीपी का मुख्यालय न्यूयॉर्क में, स्थापना 1965 को। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में आईएमएफ के अध्यक्ष कौन है? तो बोलिएगा कृष्णा जॉर्जिया। कृष्णा जॉर्जिया आईएमएफ के निदेशक कृष्णा जॉर्जिया। और विश्व बैंक में बताइए अजय बंगा। विश्व बैंक का अजय बंगा, क्योंकि वह एक भारतीय इसीलिए इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। अजय बंगा हो गया विश्व बैंक का, आईएमएफ का कृष्णा जॉर्जिया। कृष्णा जॉर्जिया। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक कौन है? डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वह व्यापार को संतुलित करता है। किसको संतुलित करता है? व्यापार, यानी वो ट्रेड को संतुलित करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी यह व्यापार को संतुलित करता है। और इसका जब स्थापना किया गया था 1995 में, 1995 को डब्ल्यूटीओ का स्थापना होता है 1 जनवरी के दिन। 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ का स्थापना। और डब्ल्यूटीओ का जो पुराना नाम था वह गैट था। क्या नाम था? गैट, GATT, गैट। गैट का जो पुराना नाम था वह डब्ल्यूटीओ पुराना नाम था। और हकीकत में जो गैट का स्थापना हुआ था 1947 को। कब हुआ था? 1947 को गैट का स्थापना। उसी का नाम परिवर्तित करके 1 जनवरी 1995 को डब्ल्यूटीओ किया गया। क्या किया गया? डब्ल्यूटीओ। और विडंबना की बात यह है, आपके एग्जाम के लिए डब्ल्यूटीओ का महानिदेशक इसलिए पूछेगा क्योंकि वो पहली महिला निदेशक बनी है। डब्ल्यूटीओ के अंदर पहली महिला जो निदेशक बनी है वो वर्तमान में काम कर रही है। इसीलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में अभी जो देने जाइएगा हो सकता है आ जाए। तो याद रखिएगा, डब्ल्यूटीओ की जो पहली महिला निदेशक बनी है वो बनी है नाकोंजी इंकोजो इवेला। नाकोंजी इंकोजो इवोला, जो कि नाइजीरिया की है। कहां की है? नाइजीरिया की है। कहां की है? नाइजीरिया की। और बता दें आप लोग को कि विश्व लेवल पर जो अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार को बढ़ावा देती है वो डब्ल्यूटीओ देती है। कौन देती है? डब्ल्यूटीओ। या तो समझ में आ गया। और भारत के अंदर में इसी पे आधारित एक बैंक है जिसका नाम है एक्जिम बैंक। एक्जिम बैंक यानी भारत आयात निर्यात बैंक, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है कि बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक यानी भारत आयात निर्यात बैंक, जिसकी स्थापना 1982 में हुआ था। कब हुआ था? 1982 में। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। और याद रखिएगा, वर्तमान में जो विश्व व्यापार संगठन है उसमें सदस्य देश की संख्या 164 है। कितना है? 164। और 164वां सदस्य देश जो बना है वो अफगानिस्तान बना है। कौन बना है? अफगानिस्तान। और यूएनओ में सदस्य देश की संख्या 193 है। यूएनओ में सदस्य देश की संख्या 193 है। और 193वां सदस्य देश जो है वो आपका दक्षिणी सूडान है। दक्षिणी सूडान, जिसकी राजधानी जुबा है। जिसकी राजधानी जुबा। और भारत जो यूएनओ का सदस्य बना था 1945 में, यानी जिस वर्ष यूएनओ का स्थापना हुआ था उसी वर्ष जो है कि भारत उसका सदस्यता ग्रहण कर लिया था। समझ में आ गया? इसी तरह से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, और वर्तमान में 193 बोलेगा तो दक्षिणी सूडान। और दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा। कौन सी है? जुबा। और प्रतिवर्ष यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर। प्रतिवर्ष यूएनओ दिवस 24 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? आंद्रे अजेलो। वर्तमान में यूनेस्को के महानिदेशक आंद्रे अजेलो हैं। आप लोग को बता दें कि यूनेस्को जो है एक अंतरराष्ट्रीय संस्था जिसका मुख्यालय पेरिस है। जिसका मुख्यालय कहां है? पेरिस है। पेरिस जो कि आपका फ्रांस की राजधानी है। फ्रांस की राजधानी कहां है? पेरिस। और आप लोग को बता दें कि यूनेस्को जो होता है वह विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थल वगैरह को बढ़ावा देता है। जैसे कि भारत के अंदर में ताजमहल है, लाल किला है, ये सब चीज जो है इसको जो बढ़ावा देने का काम करती है वह करती है यूनेस्को। कौन करती है? यूनेस्को। इसी से संबंधित एक और संस्था है यूनिसेफ। यूनिसेफ जो है वह बाल बच्चा पे काम करता है। यूनिसेफ बच्चा पे काम करता है, यानी गरीब और असहाय अनाथ बच्चा को जो आगे डेवलप करता है या उसे पोषण का शिकार हो रहा होता उसको ब्रेक करने के लिए यूनिसेफ काम करता है। यानी बच्चा को सेव करने के लिए, बच्चा को सेव करने के लिए यूनिसेफ है। और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जितने भी पर्यटन स्थल है उसको बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को। क्या है? यूनेस्को। जैसे आप लोग याद करते होंगे कि वर्तमान समय में भारत में के यूनेस्को के धरोहर सूची में कुल 42 पर्यटन स्थल शामिल है। 42। और 42वां जो चुना है वो आपका होयसल मंदिर। वो किसे चुना है? होयसल मंदिर जो कर्नाटक में है, जो कि हेलीवीड ने बनवाया था।
और ये क्वेश्चन हाल ही में एसएससी जीडी के एग्जाम में पूछ लिया गया है कि आपका 42वां नंबर का जो आपका होयसल वो है आपका कौन किसे चुना गया है, तो वो होयसल मंदिर को किसे चुना गया है। और 41वां भी पूछा गया है, 41वां जो बना है वो शांति निकेतन, कौन बना है, शांति निकेतन का स्थापना जो कि आपका किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, किसने किए थे, याद रखिएगा 1901 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में आपका शांति निकेतन का स्थापना जो किया था वो किया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, किसने किया था, यह पश्चिम बंगाल में स्थित है, कहां स्थित है, पश्चिम बंगाल में। और रविंद्रनाथ टैगोर का जो वास्तविक नाम था वो था नरेंद्र दत्त, क्या नाम था, नरेंद्र दत्त, क्या नाम था, सॉरी स्वामी विवेकानंद का जो ओरिजिनल नाम था वो नरेंद्र दत्त था, स्वामी विवेकानंद का ओरिजिनल नाम क्या था, नरेंद्र दत्त, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को और दोनों का स्थापना याद करवा देता है, यूनेस्को और यूनिसेफ, यूनेस्को और यूनिसेफ। देखिएगा यूनेस्को जो लिखते हैं लास्ट में ओ आता है, लास्ट में क्या आता है, ओ। और आप लोग एबीसीडी जो अल्फाबेट बनाते होंगे, यूनेस्को जो ओ आता है, ओ का कोड होता है 15, ओ का कोड कितना होता है, अब 15 का इकाई डिजिट कितना हो गया, 5, कितना हो गया, यानी इसीलिए यूनेस्को का स्थापना 1945, 1945 समझ में आ गया यूनेस्को, यानी ओ से इकाई डिजिट पकड़ लिए 15, 15 का 5 यानी ईस्वी में ले लेंगे 1915, सॉरी 1945। वही यूनिसेफ, यूनिसेफ में लास्ट में एफ आता है, लास्ट में कितना आता है, एफ, और एफ का कोड होता है 6, एफ का कोड होता है 6 यानी 1946, 1946 यानी यूनिसेफ 46, यूनिसेफ 46, यूनेस्को 45, यूनेस्को 45 यानी एगो बच्चा पे कम करता है, बच्चा पे वो कम करता है जो कि सेफ होता है, सेफ, यानी यूनिसेफ बच्चा पे है, यूनेस्को अंतरराष्ट्रीय धरोहर पे। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में आपका अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के जो अध्यक्ष है वो कौन है, एग्जाम में पूछ लिया गया क्वेश्चन है, याद रखिएगा, गिलबर्ट होगम्बो। वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जिसे हम लोग आईएलओ कहते हैं, इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं गिलबर्ट होगम्बो। और याद रखिएगा सभी प्रकार के अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में से सबसे पुराना यही है, आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी मजदूर को बढ़ावा देता है। और याद रखिएगा इसकी स्थापना 1919 में, और याद रखिएगा इसके वर्तमान में अध्यक्ष गिलबर्ट होगम्बो। वहीं अगर बात करते हैं कि आपका जो है कि आईएलओ जो है उसका स्थापना 1919 में हुआ था, लेकिन अच्छा बताइए प्रत्येक वर्ष मजदूर दिवस कब मनाते हैं, 1 मई, कब मनाते हैं, 1 मई, मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस 1 मई को, मजदूर दिवस या श्रमिक दिवस 1 मई। अच्छा अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका जो है कि नागरिक दिवस कब मनाते हैं, 19 नवंबर, नागरिक दिवस 19 नवंबर। अगर पूछते हैं शौचालय दिवस 19 नवंबर, शौचालय दिवस भी 19 नवंबर, शौचालय दिवस भी 19 नवंबर। अच्छा विश्व विज्ञान दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को, और राष्ट्र विज्ञान दिवस 28 फरवरी, राष्ट्र विज्ञान दिवस 28 फरवरी। और 28 फरवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि आपका सीवी रमन का जो कि जन्म दिवस हम लोग मनाते हैं, जिन्होंने कि रमन प्रभाव का खोज किया था फिजिक्स के क्षेत्र में, वो 1928 में खोज किया था, और 1928 में खोज किया था, और इनकी खोज के लिए 1930 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, और 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और आगे चलकर जब 1954 में भारत रत्न का शुरुआत भारत सरकार ने करता है, तो पहली बार जो दिया गया 3 व्यक्ति को 1954 में, तो उस 3 व्यक्ति में से एक व्यक्ति सीवी रमन भी थे, एक व्यक्ति सीवी रमन, यानी 1954 में जब भारत रत्न का शुरुआत हुआ था उसमें सबसे पहला व्यक्ति पाने वाला था सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही भारत के पहले उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति बने हैं, पहले उपराष्ट्रपति एवं दूसरे राष्ट्रपति बने हैं। क्योंकि आप लोग को पता होगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, और जब वो 2 कार्यकाल अपना पूरा करके हट गए थे, तो उनके बाद जो राष्ट्रपति पद पर चुने गए थे वो चुने गए थे जो पहले से उपराष्ट्रपति पे काम कर रहे थे, अर्थात सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक दार्शनिक के रूप में पहले काम करते थे, फिलोसोफर के रूप में काम करते थे। तो याद रखिएगा कि भारत के पहले दार्शनिक राष्ट्रपति भी सर्वपल्ली बने हैं। कौन बने हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के पहले दार्शनिक राष्ट्रपति कौन बने हैं, सर्वपल्ली। कौन बने हैं, सर्वपल्ली। और याद रखिएगा कि इनके द्वारा मुख्यतः 2 पुस्तक की रचना किया गया जो बार-बार एग्जाम में आता है। तो याद रखिएगा हमारे देश के जो प्रथम उपराष्ट्रपति थे एवं दूसरे राष्ट्रपति थे, जो कि दार्शनिक राष्ट्रपति के रूप में हम लोग पुकारते हैं, उनके द्वारा जो 2 पुस्तक लिखा गया है, याद रखिएगा वो एक प्रकार के फिलोसोफर थे, अर्थात इंडियन फिलोसफी पुस्तक के लेखक सर्वपल्ली। कौन थे, सर्वपल्ली, क्योंकि वो एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे। और फिलोसोफर का मतलब होता है कि झूठ को सही और सही को झूठ जो साबित कर दे उसी को फिलोसोफर कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलोसोफर, अर्थात दार्शनिक कहते हैं। जैसे आप लोग सुकरात, अरस्तु सबका नाम सुने होंगे, वो बहुत बड़े बड़े विश्व के जो है कि दार्शनिक थे। तो याद रखिएगा।
और एक और पुस्तक का रचना इन्होंने किया था, वो जो है कि हिंदू पे बहुत जोर देते थे, हिंदू धर्म पे बहुत जोर देते थे। तो याद रखिएगा, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ और इंडियन फिलोसफी, इन दोनों के जो लेखक हैं वो दोनों के लेखक हैं आपके कौन है, तो याद रखिएगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और पहले दार्शनिक राष्ट्रपति भी कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्हें 24 जनवरी 1950 को, जिन्हें 24 जनवरी 1950 को सर्वसम्मति के द्वारा भारत के प्रथम राष्ट्रपति का पदभार सौंपा गया। समझ में आ गया। और संविधान सभा की अंतिम बैठक भी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। उस दिन भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को अपनाया था भारत सरकार ने, अर्थात संविधान सभा ने। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में सार्क का जो अध्यक्ष है वह कौन है, तो याद रखिएगा वीराकून। सार्क यानी जिसे हम लोग दक्षेस कहते हैं, SAARC, सार्क यानी जितने भी दक्षिण एशियाई कंट्री हैं उनके द्वारा एक संगठन का स्थापना किया गया जिसे हम लोग सार्क कहते हैं, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। और सार्क का जो स्थापना हुआ है 1985 के अंदर में, कब हुआ है, 1985 को सार्क का स्थापना हुआ है। और सार्क के वर्तमान में अध्यक्ष हैं वीराकून। और सार्क का मुख्यालय काठमांडू में, कहां है, काठमांडू। नेपाल की राजधानी भी कहां है, काठमांडू। और काठमांडू के अंदर में एक मंदिर बहुत फेमस है जिसका नाम है पशुपतिनाथ का मंदिर। क्या नाम है, पशुपतिनाथ। ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भाई ये आपके किस शहर में पशुपतिनाथ के मंदिर है, तो मारिएगा काठमांडू। और आप लोग को बता दें कि काठमांडू भी एक नदी के किनारे स्थित है जिसका नाम है बागमती। क्या नाम है, बागमती। आप लोग को पता होगा कि बागमती नदी जो है वह आपका भारत में बहती है, लेकिन वो निकलती है नेपाल से। कहां से निकलती है, नेपाल से। और उसी के नाम पर भारत में जो है कि बागमती ट्रेन भी चलाई जाती है। तो याद रखिएगा कि बागमती काठमांडू के आसपास एरिया है, अर्थात वो नेपाल के अंदर से निकलती है। जैसे गंडक नदी भी आपका जो है कि उधर से मुख्य धारा कहलाती है अरुण नदी। तो ये जो नेपाल के बॉर्डर से ये सभी नदी निकलती है। तो याद रखिएगा कि बागमती नदी जो है वह काठमांडू के पास से निकलती है, इसलिए काठमांडू शहर जो है किस नदी किनारे है, बागमती। और याद रखिएगा कि आपका काठमांडू में एक मंदिर है, कौन सा मंदिर है, तो पशुपतिनाथ का मंदिर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वर्तमान में ओपेक के अध्यक्ष कौन है, तो ओपेक जो होता है वह एक प्रकार के तेल निर्यातक देशों का समूह है। ओपेक यानी OPEC यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिसे हम लोग ओपेक कहते हैं शॉर्ट में, जिसे हम लोग ओपेक कहते हैं। और ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ है। कब हुआ है, 1960 में। और ओपेक का जब स्थापना हो रहा था 1960 में, इसका स्थापना जो हो रहा था वो बगदाद में हो रहा था। कहां हो रहा था, बगदाद। वही बगदाद जो इराक की राजधानी है, वहां पर स्थापना हो रहा था। लेकिन वर्तमान समय में जो ओपेक का जो मुख्यालय है वो वियना में है। कहां है, वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है, वहीं पर वर्तमान में ओपेक का मुख्यालय है। और ओपेक जो है कि तेल निर्यातक देशों का समूह है। और ओपेक में वर्तमान में 12 सदस्य देश है। कितना सदस्य देश है, 12। याद रखिएगा इसमें से 13 सदस्य देश था, एक निकल गया अंगोला। और वही अंगोला की राजधानी लुआंडा है। ये सब क्वेश्चन हमें पूछता है। अगर आप PRSSC वगैरह में बैठिएगा तो सीधा क्वेश्चन आपको जो है कि 2 से 3 क्वेश्चन राजधानी और मुद्रा से संबंधित रहेगा, तो आपको याद करना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि लुआंडा जो है, अंगोला जो है, अंगोला का राजधानी लुआंडा है। ये सब याद रखेगा। और एक और देश उसी तरह का है रवांडा की राजधानी किगाली है। ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। और याद रखिएगा कि ओपेक के जो वर्तमान में जो अध्यक्ष है, ओपेक वही तेल वाला, उसका अध्यक्ष है अल घीस। क्या नाम है, घीस यानी तेल लगा के घीस, यानी ओपेक यानी तेल वाला। अच्छा, घीस क्या करेंगे, घीस यानी ओपेक घीस। स्थापना 1960। मुख्यालय वियना। मुख्यालय कहां है, वियना। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन। और सदस्य देश 12। पहले 13 था, 13 में एक माइनस हो गया, अंगोला। कौन हो गया माइनस, अंगोला। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है। वर्तमान में नाटो के महासचिव जो है वो जेंस स्टोल्टनबर्ग। अब नाटो के बारे में समझते हैं। नाटो का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया गया है कि भैया नाटो में जो है कि ए से क्या अर्थ होता है। तो ये सब चीज क्वेश्चन याद रखेगा। नाटो का फुल फॉर्म होता है
द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, द नॉर्थ अटलांटिक यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर समूह में जितने भी देश आते हैं वहां के द्वारा एक संगठन बनाया गया है जिसे नाटो कहा गया। किसे क्या कहा गया? नाटो। और नाटो पर जो कंट्रोल रखता है वो अमेरिका रखता है। कौन रखता है? क्योंकि आप लोग को भी जो है कि पता होगा रूस और यूक्रेन का युद्ध, तो उसमें से नाटो का सदस्य बनने के कारण जो है कि अमेरिका विरोध कर रहा था, तो उसमें से सॉरी ये रूस विरोध कर रहा था, तो उसमें से जो है कि आपका जो अमेरिका के द्वारा जो संचालित संस्था है नाटो, वो नाटो का ही सदस्य बनाया जा रहा था यूक्रेन को, जो कि वो मना कर रहा था रूस। तो इसी कारण जो कि आपका विवाद जो हुआ, जो कि युद्ध का कारण बन गया आगे चल के, तो वही नाटो कारण था, याद रखेगा। यानी नाटो जो है अमेरिका के द्वारा पोषित संस्था है और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स। वही ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है। और याद रखिएगा नाटो का स्थापना 1949 को हुआ है। 1949 को नाटो का स्थापना होता है। और नाटो जो है इसका वर्तमान में जो अध्यक्ष है वह जेंस स्टोल्टनबर्ग नाटो है। और याद रखना है कि नाटो अमेरिका के द्वारा संचालित है और नाटो का फुल फॉर्म होता है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसे बाहर ज्यादा नहीं पूछेगा नाटो के बारे में। और नाटो का जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। कहां है? ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स जो राजधानी है वो बेल्जियम की। किसका राजधानी है? अब बात करते हैं बेल्जियम का। तो बेल्जियम जो यह यूरोप कंटिनेंट में है, यह यूरोप महाद्वीप में है। तो यूरोप का जो अखाड़ा कहा जाता है, यूरोप का जो अखाड़ा कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। वही यूरोप का जो खेल का मैदान कहा जाता है वह स्विट्जरलैंड को। तो यूरोप के बारे में 2 क्वेश्चन पूछता है। अगर पूछेगा कि प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहा गया, तो भाई स्विट्जरलैंड। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड को कहा जाता है। वहीं अगर पूछेगा कि कॉकपिट ऑफ यूरोप के नाम से किसे जाना जाता है, अर्थात यूरोप का अखाड़ा के नाम से किसे जाना जाता है, तो बेल्जियम। किसे जाना जाता है? और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। और याद रखिएगा कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है जहां पर नाटो का मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि आसियान में वर्तमान में सदस्य कितना है? आसियान में 11 सदस्य है। कितना सदस्य है? 11। अभी तक 10 सदस्य था इसमें। आसियान में अभी वर्तमान में 11 सदस्य देश हो गया है। और 11वां जो हुआ है वह तिमोर लिस्ते हुआ है। कौन हुआ? तिमोर लिस्ते। याद रखिएगा आसियान। अब इसका भी जुगाड़ से आपको याद करवा देते हैं। इसका स्थापना कब हुआ? यह क्वेश्चन सबसे अधिक पूछता है एग्जाम में कि भाई आसियान का स्थापना कब हुआ है? आसियान का स्थापना कब हुआ है? तो आसियान में देखिए लास्ट में आता है एन, ASEAN। लास्ट में एन आया। एन का कोड कितना होता है? 14। एन का कोड कितना होता है? और 14 का आधा कर दीजिए अपने मन से 7। यानी कि अब जो ईस्वी का इकाई डिजिट आएगा वो 7 लेके आएगा। यानी कि 1967 1967 आसियान। 1967 आसियान। और आसियान का जो मुख्यालय है जकार्ता। आसियान का मुख्यालय जकार्ता। वही जकार्ता जो इंडोनेशिया की राजधानी थी। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। याद रखिएगा इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। और आप लोग को बता दे कि इंडोनेशिया ऐसे मुस्लिम बहुल देश है। लेकिन उसमें से अगर आपसे पूछे कि इंडोनेशिया का एकमात्र द्वीप का नाम बताएं जहां पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू जाति निवास करती है, तो याद रखेगा जावा। क्या याद रखेगा? जावा। इंडोनेशिया के अंदर में एक द्वीप है जावा। जावा पे जो निवास करती है सिर्फ और सिर्फ हिंदू प्रजाति के लोग। समझ में आ गया? ये याद रखेगा। और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। और कुछ दिन पहले इंडोनेशिया की राजधानी चेंज हो गया था, जकार्ता से चेंज होकर नुसंतरा बन गया था। नसुंतरा। इंडोनेशिया राजधानी नसुंतरा, क्योंकि इंडोनेशिया जो बर्फीला इलाका है और उसका राजधानी जकार्ता वो पानी में डूब गया था, इसीलिए नया राजधानी वो बनाया था नसुंतरा को। याद रखेगा इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया को जो कहा जाता है वह आपका जो है कि स्वर्ग के मतलब एशिया का स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। इंडोनेशिया को एशिया का स्वर्ग के नाम से जाना जाता है इंडोनेशिया को। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि पूर्व की मोती किस देश को कहा जाता है? श्रीलंका। पूर्व की मोती श्रीलंका। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है? बहरीन। मोतियों का द्वीप बहरीन। पूर्व की मोती श्रीलंका। वहीं अगर आप पूछे कि भारत में मोतियों का शहर किसे कहा था? हैदराबाद। किसे कहा था? हैदराबाद। और हैदराबाद एक स्वतंत्र शहर की स्थापना जो किया था चिनकिलीज खान ने। किसने किया था? चिनकिलीज खान। और चिनकिलीज खान का जो आपका एक और नाम था उसे हम लोग जानते हैं निजाम उल मुल्क। हैदराबाद एक स्वतंत्र शहर का स्थापना निजाम उल मुल्क ने किया था। और निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम था चिनकिलीज खान, जिसका संबंध आसफ जाही राजवंश से। और
हैदराबाद मूसी नदी के किनारे, हैदराबाद मूसी। और हैदराबाद का पुराना नाम बाकीनगर, हैदराबाद का पुराना नाम बाकीनगर। और हैदराबाद में मिश्र धातु निगम लिमिटेड है। मिश्र धातु निगम लिमिटेड कहाँ है? हैदराबाद में। भारत डायनामिक्स लिमिटेड भी कहाँ है? हैदराबाद। अब भारतीय अर्थशास्त्र संस्थान में क्या है? हैदराबाद। अर्थशास्त्र संस्थान में हैदराबाद। तो ये सब चीज याद रखिएगा। और हैदराबाद में जो है वो आपका राजीव गांधी एयरपोर्ट है। कौन सा एयरपोर्ट है? राजीव गांधी एयरपोर्ट जो है वो हैदराबाद में। ये सब याद रखिएगा। और हैदराबाद जो है वह भारत में जब मिलाने का पारी आया था 1948 में, जब विभिन्न प्रकार के प्रांत में बटा हुआ था और उस समय जब अखंड भारत बनाने का जब प्रस्ताव लाया गया था संविधान सभा के द्वारा, तो उसका जो नेतृत्व दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला गया था कि भारत जो है कि वह विभिन्न प्रकार के प्रांतों में बटा हुआ है और देशी रियासत में बटा हुआ है, इसको एक मिलाने का काम कीजिए। तो मिलाने के क्रम में उन्होंने जब सरदार वल्लभ भाई पटेल जब गए थे हैदराबाद से को मिलाने के लिए, तो वहां के राजा महाराजा ने बोला कि हम नहीं मिलेंगे। क्या होगा? हम नहीं मिलेंगे। अर्थात वो आराम से नहीं मिला भारत में, तो उसके विरुद्ध पुलिस कार्रवाई बुलाना पड़ा, क्योंकि भारत के जो पहले गृह मंत्रालय थे, भारत के जो पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। भारत के पहले गृह मंत्री कौन बने थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और गृह मंत्रालय के अधीन ही जो काम करता है वो सेना सब काम करता है। जितना भी सेना है वह आपका गृह मंत्रालय के अंदर, होम अफेयर्स के अंदर काम करता है आपका, जो है कि उसे जो है कि पुलिस कार्रवाई के तहत हैदराबाद को मिलाया। किसके तहत? पुलिस कार्रवाई। और उसके तहत पुलिस के द्वारा विभिन्न प्रकार का ऑपरेशन चलाया गया। और ऑपरेशन का नाम पूछता है एग्जाम में कि भाई हैदराबाद को किस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया, तो याद रखेगा ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद, यह ऑपरेशन पोलो भी। और एक और ऑपरेशन चला था ऑपरेशन कैटरपिलर। ऑपरेशन कैटरपिलर, तो ऑपरेशन कैटरपिलर और ऑपरेशन पोलो का संबंध हैदराबाद को मिलाने को लेकर था या नहीं था? था 1948 में। 1948 एक और प्रांत था जिसका नाम है जूनागढ़। जूनागढ़ जो गुजरात इलाका में पड़ता था। तो जूनागढ़ एक अभिलेख भी है, जूनागढ़ गिरनार एक अभिलेख भी है गुजरात में, जो कि रुद्रदामन से संबंधित है। रुद्रदामन से संबंधित है। तो याद रखिएगा कि जूनागढ़ को जनमत संग्रह के द्वारा मिलाया गया भारत में। जूनागढ़ को जनमत संग्रह, जो से जूनागढ़, जो से जनमत, जो से जूनागढ़, जो से। अब बहुत आदमी को जनमत समझ में नहीं आता हुआ। जनमत का मतलब होता है वोटिंग के आधार पे। किस आधार पे? वोटिंग। यानी वोटिंग के आधार पे, यानी कि वहां के आदमियों से पूछा गया कि भैया आप लोग का मिलने का मन है कि नहीं भारत में, तो वहां पर जो कि 99% ने वोट किया था वो भारत के पक्ष में किया था, वह भारत के पक्ष में किया था। तो याद रखेगा हैदराबाद को हो गया ऑपरेशन पोलो अर्थात पुलिस कार्रवाई के तहत, और जूनागढ़ को जनमत। एक और था आपका जम्मू कश्मीर। एक जम्मू कश्मीर देशी रियासत था। जम्मू कश्मीर देशी रियासत में शासन कर रहे थे राजा हरि सिंह। राजा हरि सिंह जो शासन कर रहे थे, राजा हरि सिंह जो शासन कर रहे थे, वो अभी शुरू में मानने के लिए तैयार नहीं था। इसके पीछे बहुत लंबा कहानी है। लेकिन जब मोहम्मद अली जिन्ना ने अटैक करवाना शुरू किया जम्मू कश्मीर को अपने में मिलाने के लिए, मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो कि आपका पाकिस्तान के पहले गवर्नर बनते आगे चल के, उन्हें कैंसर रोग था। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखिएगा जब उन्हें आपका पाकिस्तान वाला जब हमला करने लगा जम्मू कश्मीर पे, तो राजा हरि सिंह को लगा कि अब हमको नहीं तो हम भारत में तो मिल नहीं रहे हैं, यानी इधर से भी हम नकार रहे थे बात को और पाकिस्तान में भी नहीं मिल रहे थे। वो बोल रहा था कि हम अकेले स्वतंत्र रहेंगे। यानी कि शुरू समझिए, भारत के जो गृह मंत्री थे पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल, जम्मू कश्मीर में अगर अलग से शासन कर रहे थे, वहां पर राजा हरि सिंह कर रहे थे। उनसे मिलने के लिए गया सरदार वल्लभ भाई पटेल की देखिए भैया हम लोग एक संविधान सभा का गठन किया है और एक अखंड भारत का निर्माण करेंगे, आप लोग मेरे में मिल जाइए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ का हम जो है कि बॉस है, मेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है, हमको नहीं तो भारत में मिलना है ना तो पाकिस्तान में मिलना है। आप लोग कदम विभाजन कीजिए लेकिन हम लोग यहीं पर शासन करते रहेंगे। तो बोला कि अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो जो है कि कुछ दिन के बाद जो है कि वहां पर जम्मू कश्मीर पे अटैक करवाना शुरू किया मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान के द्वारा। जब वहां पाकिस्तान के द्वारा अटैक करवाना शुरू किया, क्या उस समय भारत आगे आएगा उसको बचाने के लिए? नहीं आएगा, क्योंकि उससे पहले उसको जो है कि मौका दिया था भैया आप मिल जाइए। जब वो नहीं मिला तो पाकिस्तान ने जब अटैक किया तो उसको भारत भी बचाने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने सोचा हरि सिंह ने कि अब जवाहरलाल नेहरू से सहायता हमको लिया जाए, नहीं तो ये लोग हमको मार देंगे पाकिस्तान वाले। तो उन्होंने क्या किया कि ये राजा हरि सिंह ने एक पेज बनाया, एक लेटर लिखा और लेटर लिख के जो है कि उस पे भेजा आपको जो है कि जवाहरलाल नेहरू के पास कि अब मेरा सहायता कीजिए, हम भारत में मिलने के लिए तैयार हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने पढ़ा तो तुरंत इधर से फोर्स अपना भेजा सरदार पटेल को एक्शन लेने के लिए कि भैया आप अपना सेना लेके जाइए और पाकिस्तान को दहाड़ दीजिए। और दहाड़ने के क्रम में पाकिस्तान के जो सेना वहां पर आके बस गए थे, मतलब बस नहीं गए थे,
थे, वहां पर आके अटैक कर रहे थे, तो यूएनओ में तुरंत केस पहुंच गया कि भाई मार झगड़ा शांत कीजिए, यह केस यूएनओ पहुंच गया है। और यूएनओ ने जैसे ही वहां से अपने प्राचीर से जब वहां से अपना भाषण देना शुरू किया, या फिर वहां से जब अनाउंस किया कि जहां जहां पर जो जो व्यक्ति हैं वहीं पर शांत रह जाएं, नहीं तो जो है कि आगे बात बढ़ जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसका मतलब पाकिस्तान का जो सेना घुस गया था जम्मू कश्मीर में, वो वहीं ठहर गया, वो वहीं ठहर गया। तो इसका मतलब उसी क्षेत्र को आज हम लोग पीओके के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पीओके के नाम से। और इसीलिए वो विवाद का अभी तक मुद्दा बना हुआ, यूएनओ में लटका हुआ है। इसका मतलब यूएनओ किस लिए बना था? दो देशों के बीच विवाद को खत्म करने के लिए, लेकिन अभी तक भी विवाद यूएनओ का खत्म नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर मामला यही, उसी को हम लोग पीओके के नाम दिए, यानी लड़ने के लिए जो पाकिस्तान का व्यक्ति भारत आया था, जो जहां पर रह गया वहीं पर बस गया, आगे चल के अपना जो है कि शादी विवाह करके उसे जो है कि वो पीओके के नाम से जाना गया। और पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है। पीओके की राजधानी कहां है? और पीओके का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पाक अधिकृत कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। और पीओके का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर अर्थात पाक अधिकृत कश्मीर, जिसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। जिसकी राजधानी कहां है? मुजफ्फराबाद। तो अर्थात 3 क्वेश्चन आपको हम बताए। हैदराबाद जो मिलाया गया पुलिस कार्रवाई, आपको जूनागढ़ जनमत संग्रह, जूनागढ़ जनमत संग्रह, और जम्मू कश्मीर विलय पत्र, जम्मू कश्मीर विलय पत्र, जम्मू कश्मीर। कोई भी स्टेट में बैठिए आपको तीनों क्वेश्चन मिलेगा, और तभी बना पाइएगा, तब आपको डिटेल जानकारी रहेगा। अगला क्वेश्चन आप लोग साइंस से बताइए। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कोशिका का खोज किसने किया है? रॉबर्ट हुक। कोशिका का खोज 1665 में रॉबर्ट हुक नाम के वैज्ञानिक ने किया था, और रॉबर्ट हुक का संबंध ब्रिटेन से था। कहां से था? ब्रिटेन। और आप लोग को बता दे, एसएससी जीडी में भी एक क्वेश्चन आवर्त सारणी से फिक्स है। तो आप लोग को बता दे कि आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया है वो मोसले ने दिया है, मोसले ने दिया है, जो कि 1913 में दिया था, 1913। तो याद रखिएगा, मोसले का संबंध भी ब्रिटेन से था। मोसले का संबंध भी कहां से था? ब्रिटेन से। और इन्होंने 1913 में खोजा था। कब खोजा था? 1913 में खोजा था। आप लोग को अगला क्वेश्चन बताना है कि किस देखिएगा, कोशिका का जो खोजा था रॉबर्ट हुक ने, वो मृत कोशिका था। कैसा कोशिका था? मृत। लेकिन आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में किस वैज्ञानिक ने पहली बार जीवित कोशिका को खोजा? तो ल्यूवेनहॉक। किसने खोजा? यानी जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक, मृत कोशिका जो है कि पहली बार रॉबर्ट हुक ने खोजा था। और आप लोग को बता दें कि 1674 ईस्वी में पहली बार ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका को खोजा। और जीवित कोशिका जो खोजा था वह मधुमक्खी के छत्ते में, मधुमक्खी के छत्ते में। और जीवाणु का खोज भी ल्यूवेनहॉक ने किया है, यानी बैक्टीरिया का खोज भी कौन किया है? ल्यूवेनहॉक। और ल्यूवेनहॉक ने जो बैक्टीरिया का खोज किया था 1683 में। अगर हम बात करते हैं विषाणु का, तो विषाणु का खोज जो किया है इवानोविस्की ने। विषाणु का खोज इवानोविस्की ने 1892 में, और इसका संबंध रूस से था। कहां से था? रूस से। और रूस की राजधानी मॉस्को, रूस की राजधानी मॉस्को, मस्कवा नदी किनारे, मॉस्को मस्कवा। और भारत का एक नदी है ब्रह्मपुत्र, भारत का एक नदी है, यानी भारत के ब्रह्मपुत्र नदी और रूस के मस्कवा नदी के संयुक्त परियोजना का नाम है ब्रह्मोस। कौन सा है? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस जो मिसाइल है वो भारत और रूस की संयुक्त परियोजना है, और रूस के मस्कवा नदी पे उसका नाम पड़ा है, और भारत के ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पे पड़ा है। यानी बो से ब्रह्मपुत्र, बो से ब्रह्मोस, उधर मस्कवा से बना दिया मो से, यानी ब्रह्मोस। क्या बना दिया? ब्रह्मोस। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? सलाइडन एवं स्वान। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन सलाइडन एवं स्वान ने 1838 से 39 में। याद रखेगा। यानी कोशिका संबंधित 3 क्वेश्चन पूछे हैं, तीनों हाईलाइट है। कोशिका का पहली बार खोज जो मृत कोशिका के रूप में किया था वो किया था रॉबर्ट हुक ने। जीवित कोशिका खोज ल्यूवेनहॉक ने, जीवित कोशिका का खोज ल्यूवेनहॉक ने। वही जो आपका हम जो कोशिका सिद्धांत जो दिया है सलाइडन एवं स्वान ने, सलाइडन एवं स्वान ने। अगला क्वेश्चन, अच्छा ये कोशिका का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के जो अंग बने हुए वो कोशिका से ही बने हुए हैं, ठीक है। तो बताना है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। वहीं अगर पूछता है रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी, रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी। अब देखिएगा, हड्डी और हड्डी का जो जोड़ होता है, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? टेंडन। जिसे क्या कहते हैं? सॉरी लिगामेंट्स। किसे क्या कहते हैं? लिगामेंट्स, लिगामेंट्स कहते हैं। हड्डी और हड्डी के जोड़ को लिगामेंट्स कहते हैं, और हड्डी और मांसपेशी के जोड़ को टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेंडन। इसमें से ट्रिक आप लोग को दिए हुए हैं, एक शासक को आप लोग शॉर्ट में पढ़ते हैं, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक।
पढ़ते हैं एमबीटी, यानी मांस और बोन को बोलते हैं टी से टेंडन, मांस और बोन को बोलते हैं टेंडन, मांस और बोन को क्या बोलते हैं टेंडन। जब मांस और बोन का जो जोड़ कहलाया और टेंडन, तो इसका मतलब जो है कि हड्डी और हड्डी का जोड़ लिगामेंट, हड्डी और हड्डी का जोड़ लिगामेंट, और लिगामेंट्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं स्नायु। क्या कहते हैं? स्नायु। और टेंडन को हिंदी में कहते हैं जो हड्डी हड्डी जोड़ता है उसको कहते हैं कंडरा, उसको कहते हैं कंडरा। तो आप लोग को बता दें कि हड्डी और हड्डी का जो जोड़ होता है उस जोड़ का अध्ययन कहलाता है ओरोलॉजी। क्या कहता है? ओरोलॉजी। हड्डी के जोड़ों का अध्ययन ओरोलॉजी। क्या कहलाता है? ओरोलॉजी। तो ये सब याद रखिएगा। अगर आपसे हम क्वेश्चन पूछते हैं कि यकृत का अध्ययन क्या कहलाता है, क्या बोलिएगा? यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी, यकृत का अध्ययन हेपेटोलॉजी। सुनिएगा, अभी हम हेमेटो बोले, खून का हेमेटो, मो बोले, अगर हम पो बोले हेपेटो, तो हेपेटो यकृत, हेपेटो यकृत। कोशिका साइटो, कोशिका साइटो, कोशिका साइटो। वहीं अगर हम हड्डी का बोलते हैं, हड्डी का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। हड्डी का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी। कान का अध्ययन ओडोलॉजी, कान का अध्ययन ओडोलॉजी, कान का अध्ययन नाक का राइनोलॉजी, नाक का राइनोलॉजी, नाक का राइनोलॉजी। और मांस का मायोलॉजी, मांस का मायोलॉजी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, राइबोसोम का खोज किसने किया? पाइलेडे ने। राइबोसोम का खोज पाइलेड ने किया है। किसने किया? पाइलेड ने। राइबोसोम जो होता है हमारे शरीर में जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को जो तोड़ने फोड़ने का काम करता है, अर्थात संश्लेषण करने का जो काम करता है वह राइबोसोम करता है। कौन करता है? अर्थात प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम। समझ में आ गया? और राइबोसोम का खोज पाइलेड ने, राइबोसोम का खोज पाइलेड ने। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज किया है किसने किया है? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमैन ने। लेकिन कोई कोई बुक जो लिखता है वो कोलिकर भी लिखता है, लेकिन कोलिकर एग्जाम में नहीं आएगा, आपको अल्टमैन ही आएगा। तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया है? अल्टमैन ने। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किसने किया है? अल्टमैन ने। और माइटोकॉन्ड्रिया को जो कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को जो कहा जाता है वह कहा जाता है आपका कोशिका का शक्तिगृह, कोशिका का शक्तिगृह, कोशिका का शक्तिगृह माइटोकॉन्ड्रिया, अर्थात पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो हिंदी नाम होता है वह सूत्रकणिका होता है, सूत्रकणिका, याद रखिएगा। और प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री आत्महत्या की तैली लाइसोसोम, आत्महत्या की तैली लाइसोसोम, आत्महत्या की तैली लाइसोसोम। तो ये तीनों याद रखिएगा। रखिएगा कि कोशिका का जो शक्तिगृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। और आप एक और क्वेश्चन आपको बताए थे, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, आत्महत्या थैली लाइसोसोम। ये तीनों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि कोशिका विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, जिन्होंने सबसे पहली बार खोजा था ना उसी को कोशिका विज्ञान का पिता कहा जाता था, रॉबर्ट हुक को, रॉबर्ट हुक को, रॉबर्ट हुक को। और कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, भारतीय कोशिका विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ए.के. शर्मा, ए.के. शर्मा, ए.के. शर्मा। यानी कि पूरे विश्व में अगर कोशिका का पिता तो भाई हो गया आपका रॉबर्ट हुक, अगर भारत में बात करते हैं स्पेशली यहाँ पर तो वो है आपका ए.के. शर्मा। कौन है? ए.के. शर्मा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? तो वो है आपका माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिमिक। तो याद रखिएगा, विश्व की सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा नाम की होती है, याद रखिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, तो याद रखिएगा शुतुरमुर्ग के अंडे की। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की। और सबसे बड़ी पक्षी भी कौन होता है? शुतुरमुर्ग। सबसे बड़ी पक्षी भी शुतुरमुर्ग। और विश्व की सबसे छोटी पक्षी होता है आपका, विश्व की सबसे छोटी पक्षी होता है आपका हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड क्या होता है? हमिंग बर्ड, जिसे हम लोग गुंजन पक्षी कहते हैं हिंदी में, गुंजन पक्षी। और वो यही एकमात्र पक्षी पूरे विश्व का है जो पीछे की ओर उड़ता है, जो पीछे की ओर उड़ता है, अर्थात पूछे की तरफ से उड़ता है, मुंह की तरफ से नहीं, पूछे तरफ से ऐसे भागेगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु का। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु का। वहीं मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका जो होती है वह शुक्राणु का। क्या होता है? शुक्राणु। महिला में जो अंडाणु पाया जाता है उसी का कोशिका सबसे बड़ा होता है, और पुरुष में जो शुक्राणु पाया जाता है उसकी कोशिका सबसे छोटी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, कोशिका विभाजन कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। कोशिका का विभाजन कितने प्रकार से? 3 प्रकार से, असूत्री, समसूत्री और अर्धसूत्री। ये 3 प्रकार से होता है कोशिका का विभाजन, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? जीव द्रव्य को। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को। जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को। और जीव द्रव्य का नामकरण जो था पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने। जीव द्रव्य जिसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है,
अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि कोशिका की अचल संपत्ति किसे कहते हैं? न्यूक्लिक अम्ल। कोशिका की अचल संपत्ति न्यूक्लिक अम्ल को कहते हैं। और न्यूक्लिक अम्ल जो बने होते हैं वो अमीनो अम्ल के, किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल। और अमीनो अम्ल जो बने होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोटीन। किसके बने होते हैं? प्रोटीन। और प्रोटीन में जो पाया जाता है नाइट्रोजन। प्रोटीन में क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन का खोज किया है रदरफोर्ड ने। नाइट्रोजन का खोज किसने किया? रदरफोर्ड ने। और आप लोग को बता दें कि नाइट्रोजन का खोज किया रदरफोर्ड ने, लेकिन प्रोटीन का जो खोज किया है वह किया है बर्जीलियस ने। प्रोटीन का खोज किया है बर्जीलियस ने। और आवर्त सारणी के अंदर जो आप लोग सभी प्रकार के तत्व का जो संकेत देखते हैं, उस संकेत जैसे हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, कोबाल्ट का CO, सोना का होता है Au, और चांदी का Ag, तो ये सब जो दिया है ये सभी बर्जीलियस दिया है। क्या दिया है? बर्जीलियस। क्या दिया है? और बर्जीलियस ने उत्प्रेरक का भी खोज किया था, कैटलिस्ट का। कैटलिस्ट का खोज भी कौन किया है? बर्जीलियस। ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है लगभग 65% हमारे शरीर में पाया जाता है, अर्थात जल भी पाया जाता है 65 से 75। और ऑक्सीजन का खोज क्या है? प्रिस्टले। ऑक्सीजन का खोज। और अमोनिया का खोज भी प्रिस्टले। अमोनिया का खोज भी प्रिस्टले। और अमोनिया को हम लोग हाइबर विधि के द्वारा तैयार करते हैं। किस विधि के द्वारा? हाइबर। तो क्वेश्चन पूछता है कि अमोनिया को बनाने में किस विधि का प्रयोग? हाइबर विधि। अमोनिया को हाइबर। और अमोनिया का सूत्र होता है NH3। अमोनिया का सूत्र NH3। अमोनिया का सूत्र NH3, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है 2 क्वेश्चन। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कितने राइबोसोम पाए जाते हैं? 80। कितना? 80। देखिएगा, दूसरा क्वेश्चन पूछता है राइबोसोम जो होता है उसको 2 प्रकार के भाग में बांट के पढ़ते हैं। एक होता है यूकेरियोटिक, एक होता है प्रोकैरियोटिक। तो याद रखिएगा, यू से हो गया यूकेरियोटिक, अब प्रोकैरियोटिक हो गया P से। तो अगर आप अल्फाबेट में देखते हैं, सबसे पहले कौन आएगा? P आएगा कि U आएगा? पहले P आएगा। तो P वाला का कम लेंगे, 70 लेंगे। P वाला कितना लेंगे? 70। और U उसके बाद आता है उसको 80 बना लेंगे। कितना बना लेंगे? 80। तो आराम से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट सवाल आप लोग बताइएगा। लास्ट सवाल आप लोग बताइएगा कि तालाब और कुआं में किस जंतु को छोड़ने से मच्छरों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है? अर्थात आप लोग को पता है कि तालाब हो गया, नदी हो गया, जहां पर जल जमा बड़ा रहता है वहां पर मच्छर वगैरह पैदा अधिक लेते हैं। तो इसका मतलब वहां किस नाम की मछली को अगर हम छोड़ देंगे तो वह सब्जी मच्छर के अंडा को खा लेगा। तो याद रखें, गंबुसिया नाम की मछली, गंबुसिया नाम की मछली को अगर हम छोड़ देते हैं तो वो आपका जो है कि आपका मच्छर सबके अंडा या लार्वा को क्या करेगा? खा लेगा। तो इसी के आधार पे हाल ही में एक राज्य है भारत का, आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश सरकार ने डेंगू से बचाव के लिए गंबुसिया मछली को हर एक जगह छोड़ दिया है। तो याद रखिएगा, जो कि आपको क्योंकि मच्छर के काटने से जो होता है वो आपका डेंगू होता है, जो कि अरबो वायरस से होता है। किसके द्वारा होता है? अरबो वायरस डेंगू में अटैक करता है। और प्रत्येक वर्ष डेंगू दिवस 16 मई को, प्रत्येक वर्ष डेंगू दिवस जो मनाते हैं 16 मई, और 16 मई को प्रकाश दिवस भी, 16 मई को प्रकाश दिवस। तो आज का लास्ट सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में हम लोग को बताइएगा। और बहुत सारे छात्र इस वीडियो को देखने के बाद जो कमेंट में जो आप लोग जवाब देते हैं उसका जवाब देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है, और हम उसे रिप्लाई देने का भी कोशिश करते हैं कि आप इसी तरह से और मेहनत कीजिए, और मेहनत करते करते आप लोग आगे बढ़िए। यही हमारा जो है कि हमेशा आप लोग के साथ शुभकामना रहता है। तो चलिए, आज का लास्ट सवाल आप लोग जो है कि इसे भी जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। तो आप लोग बताइएगा कि पौधे के किस भाग से हल्दी की प्राप्ति होती है? पौधे के किस भाग से हल्दी की प्राप्ति होती है? आप लोग इस सवाल का आंसर दीजिएगा। और आप लोग जो भी छात्र टेलीग्राम चैनल से अभी तक भी नहीं जुड़े हुए हैं तो टेलीग्राम का लिंक हम लोग ने सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाकर टेलीग्राम लिंक है या उसमें कॉन्टेक्ट नंबर भी है। अगर आप टेलीग्राम में जुड़ जाते हैं अच्छा से तो आप सही बात है। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आता है या व्यवधान आता है तो आप लोग डायरेक्ट जो है कि कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए, आप लोग जो है कि इसी तरह से अपने पढ़ाई को अनवरत रखिएगा और जो है कि दिन रात एक कर दीजिए अपने पढ़ाई को। इसी तरह से चलिए, मिलते हैं अगला दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।